नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट क्लासिकल एग्जाम पर। दोस्तों, हम लोग अभी मेंस के पेपर 1 के डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का पार्ट है। आज का टॉपिक है कंपनी शासन के अंतर्गत प्रशासनिक व्यवस्था। दोस्तों, हम लोग इसमें इसको भू राजस्व व्यवस्था और न्यायिक व्यवस्था 2 पार्टों में करके देखेंगे। तो भू राजस्व व्यवस्था तो आज देख लेंगे और न्यायिक व्यवस्था हम आने वाली कल की वीडियो में देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। भू राजस्व व्यवस्था 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व को वसूल करना प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने बंगाल में द्वैत शासन समाप्त कर भू राजस्व को वसूल करना शुरू किया। 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने पंचवर्षीय बंदोबस्त लागू किया, जिसमें प्रत्येक क्षेत्र का राजस्व को 5 वर्ष के लिए निर्धारित किया गया और 1777 ईस्वी में यह व्यवस्था समाप्त हो गई। 1777 ईस्वी में जब यह व्यवस्था समाप्त हुई तो इसकी जगह इसने एक वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। इस वॉरेन हेस्टिंग ने इस व्यवस्था में प्रतिवर्ष भू राजस्व निर्धारित होता था, जो 1789 से 90 ईस्वी तक चली। अब देख लेते हैं ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भूमि बंदोबस्त। ये देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले था इसमें स्थायी बंदोबस्त। ये 1793 में लागू हुआ। यह बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक और वाराणसी में लागू हुआ था और यह पूरे भारत के 19% क्षेत्र पर लागू हुआ था। दूसरा है रैयतवाड़ी व्यवस्था। यह 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। यह मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग क्षेत्र में लागू था। यह पूरे भारत के 51% भाग में लागू था। तीसरा था महालवाड़ी व्यवस्था। यह 1822 ईस्वी में संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ। यह पूरे भारत के 30% क्षेत्र पर लागू हुआ था। यहाँ पे हम जानेंगे स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के बारे में। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू किया। निदेशक मंडल की अनुमति मिलने के बाद 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में परिवर्तन हो गई। इसी को जमींदारी व्यवस्था या इस्तमरारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी माना गया, अतः जमींदार भी कर देने के लिए उत्तरदायी होगा। 1790 ईस्वी में जिस क्षेत्र की इकाई से सरकार को कर प्राप्त होता था, उस कर का 10/11 भाग जमींदार को देना होता था। जमींदारों को किसानों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा बाद में वाराणसी क्षेत्र व उत्तरी कर्नाटक में लागू किया गया। यह पूरे भारत के 19% भाग पर लागू थी। इस व्यवस्था में जमींदारों ने किसानों का अत्यधिक शोषण किया। स्थायी बंदोबस्त वाले क्षेत्रों को लगभग 4 करोड़ रुपए वार्षिक कर प्राप्त होता था, जबकि जमींदार किसानों से 60 करोड़ वसूल करता था। यानी कि जमींदार किसानों से 60 करोड़ रुपए तक वसूल करता था टैक्स के रूप में, और यह अंग्रेजों को 4 करोड़ रुपए देता था। इसी को दूरवासी व्यवस्था भी कहा जाता था, जो उप जमींदार के द्वारा अतिरिक्त शोषण किया जाता था। अब इनको 60 करोड़ रुपए मिल रहा है, उसमें 4 ही दे रहे हैं, तो 1/15 भाग ही दे रहे हैं। फिर इनको जो है समाप्त किया उन्होंने, अंग्रेजों ने। फिर इन्होंने रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को लागू किया। इस व्यवस्था में सरकार ने सीधे किसानों के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था के जनक यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो थे। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य सरकारी आय में वृद्धि करना तथा कृषक हितों में वृद्धि करना था। सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में कर्नल रीड एवं थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को दक्षिण भारत में 12 महल जिले में लागू की। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था पूरे मद्रास प्रांत में लागू कर दी गई और थॉमस मुनरो को इस व्यवस्था का गवर्नर नियुक्त किया गया। 1825 ईस्वी में यह व्यवस्था यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई प्रांत में लागू हो गई। यह व्यवस्था यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम एवं कुर्ग क्षेत्र में लागू हुई। पूरे ब्रिटिश भारत के 51% भूभाग पर लागू की गई। इस व्यवस्था में यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार ने उपज के मूल्य का 1/2 भाग कर निर्धारित किया गया। इस सरकार व्यवहारिक रूप से आधे से अधिक कर वसूल करते थे। इस व्यवस्था में किसान को भूमि का स्वामी माना गया और उसे भूमि को बेचने, गिरवी रखने का अधिकार दिया गया। इस व्यवस्था में हर 30 वर्ष बाद भूमि सर्वेक्षण
की व्यवस्था या पुनर्मूल्यांकन की व्यवस्था की गई। अब अगला देखेंगे महलवाड़ी व्यवस्था। इस समय महल से तात्पर्य गांव अथवा जागीर से था। इस व्यवस्था में सरकार गांव एवं जागीर के साथ राजस्व संबंध स्थापित किया। इस व्यवस्था के जनक होल्ट मैकेंजी थे। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानूनी रूप से लागू हुई। इस व्यवस्था में सरकार ने प्रत्येक गांव के उपज के मूल्य का 50% कर निर्धारित किया, यानी कि वही 1/2 भाग। इस व्यवस्था में भी किसानों को भूमि का स्वामी माना गया। उसे भूमि को बेचने अथवा गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त था। इसी व्यवस्था में सर्वप्रथम मानचित्रों तथा रजिस्टरों का प्रयोग किया गया। यह व्यवस्था संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत तथा पंजाब में लागू हुई। यह ब्रिटिश भारत के 30% भाग पर लागू हुई। इस व्यवस्था में गांव के मुखिया को राजा को वसूलने का अधिकार दिया गया है, जिसके गांव का मुखिया किसानों का शोषण किया और किसानों के बेगार भी करवाने लगे। दोस्तों, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था कल पढ़ेंगे। चलो अभी के देख लेते हैं, अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था देख लेते हैं। प्रशासन में दूसरा पार्ट है न्याय व्यवस्था। भारत में आधुनिक न्याय व्यवस्था के जनक वॉरेन हेस्टिंग थे। इसने प्रत्येक जिले में एक दीवानी न्यायालय और एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना किया। वॉरेन हेस्टिंग ने दीवानी न्यायालय जिला कलेक्टर के अधीन था, लेकिन फौजदारी न्यायालय एक भारतीय न्यायाधीश के अधीन था। इन दोनों न्यायालय के ऊपर 2 न्यायालय सदर दीवानी न्यायालय और सदर निजामत न्यायालय गवर्नर जनरल के अधीन थे। सदर दीवानी न्यायालय की अपील लंदन के प्रिवी काउंसिल में होती थी, जबकि फौजदारी न्यायालय की अंतिम न्यायालय सदर निजामत होती थी। वॉरेन हेस्टिंग के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किए। इसने 1793 ईस्वी में कॉर्नवालिस कोड यानी कि कॉर्नवालिस संहिता का निर्माण किया, जिसमें शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू किया। कॉर्नवालिस ने जिला के कलेक्टर से दीवानी न्यायालय के न्याय अधिकार अलग कर दिया। दीवानी न्यायालय के न्याय अधिकार अलग कर दिया कॉर्नवालिस ने। जिला कलेक्टर को यानी कि अलग काम दे दिया, दीवानी न्यायालय को अलग काम दे दिया। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय में एक यूरोपीय न्यायाधीश नियुक्त किया। दीवानी न्यायालय के ऊपर कॉर्नवालिस ने 4 प्रांतीय दीवानी न्यायालय की स्थापना की, जो इस प्रकार के हैं: एक कोलकाता, दूसरा ढाका, तीसरा मुर्शिदाबाद, चौथा पटना। कॉर्नवालिस ने जिला फौजदारी न्यायालय के ऊपर सर्किट कोर्ट यानी कि दौरा न्यायालय की स्थापना की, जो अस्थायी न्यायालय था। लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में जानेंगे यहाँ पे। इसके समय में निचले स्तर के न्यायिक पदों पर भारतीयकरण शुरू हुआ, यानी कि न्यायिक पदों पर भारतीयों को भी जॉब मिलने लग गई यहाँ पे। इस संदर्भ में यह कहा गया कि यदि क्षेत्रीय स्तर पर न्याय व्यवस्था उत्पन्न कराना है तो क्षेत्रीय स्तर पर भारतीयों को न्यायिक पदों में नियुक्त किया जाए। और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने क्या काम किया था इस क्षेत्र में? इसके समय में न्यायिक व्यवस्था में अत्यधिक सुधार किए गए और न्याय व्यवस्था का केंद्रीकरण किया गया। इसी के समय में यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1833 ईस्वी के अधिनियम द्वारा यह व्यवस्था की गई कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और यह भी व्यवस्था की गई कि गवर्नर जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी पूरे ब्रिटिश भारत के लिए कानून बनाएंगे। इसने कॉर्नवालिस के सर्किट कोर्ट को समाप्त कर दिया। इसके 2 कार्य थे: पहला, आगरा में एक अपीलीय न्यायालय की व्यवस्था, दूसरा, इलाहाबाद में सदर दीवानी एवं सदर निजामत की स्थापना। इसने भारतीय कानून को संचित करने तथा इसमें सुधार लाने के लिए 1833 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की। लॉर्ड डलहौजी के समय में 1853 का अधिनियम आया। इसने पुनः विधि आयोग गठित करने की सलाह दी। 1854 में मैकाले के नेतृत्व में द्वितीय विधि आयोग का गठन किया गया। इसी आयोग की संस्तुति पर 1858 से 1861 ईस्वी तक भारतीय दंड संहिता, भारतीय सिविल संहिता, भारतीय सिविल कार्य संहिता की रचना हुई, यानी कि दूसरे विधि आयोग के तहत 1854 में मैकाले के नेतृत्व में। इसके बाद 1862 ईस्वी में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसके आधार पर प्रमुख प्रांतों में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1935 के अधिनियम द्वारा दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। अब न्यायिक सुधारों से संबंधित प्रमुख बातों को हम चार्ट के माध्यम से समझेंगे। प्रथम विधि आयोग 1833 में आया, यह मैकाले की अध्यक्षता में आया। दूसरा विधि आयोग 1854 में आया, यह भी मैकाले की अध्यक्षता में आया। भारतीय दंड संहिता 1858 से 1861 के बीच में आया। भारतीय सिविल संहिता के और भारतीय सिविल कार्य संहिता, ये तीनों जो है 1858 से 1861 के बीच में आए। उच्च न्यायालय अधिनियम 1862 ईस्वी में आया।
और इस अधिनियम के तहत उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई और यह 1937 में स्थापित किया गया। अब शिक्षा व्यवस्था के बारे में कल की वीडियो में देखेंगे। और चलिए दोस्तों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।